हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस इज़ एवरीवेयर क्लास 10th। आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। जनरली जो न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं वो ऑब्वियसली सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स ही बनने वाले हैं जिसमें सर्किट सॉल्व करने होंगे। ओहम्स लॉ लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, पावर के फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे VI, हीट जनरेटेड लगानी पड़ेगी I²RT, एंड सम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, एंड ये पार्ट 1 है वीडियो का। अगर आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बारी प्रैक्टिस हो जाते हैं, देन यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि यू वांट पार्ट 2 और नॉट, बिकॉज ओनली देन आई विल मेक, एंड पार्ट 2 विल बी द मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल्स फॉर योर बोर्ड। ठीक है, ये सारे हैं कि भी ठीक है, आने चाहिए, बेसिक्स हैं, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, और ये प्रीवियस ईयर हैं सारे, ये सारे प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ क्लोज सर्किट 2 मिनट्स के लिए। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। अब सभी को पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को आपको पता है हम ये लिख सकते हैं N मल्टीप्लाइड बाय E, वेयर E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो। हमें n की वैल्यू पता है 5 इंटू 10⁵, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमने वैल्यूज ऊपर लिख दी, और डिनोमिनेटर में टाइम है। देखो टाइम 2 मिनट्स में दिया है, आपको हमेशा हर चीज़ को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 60 से, ताकि सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाए टाइम, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट। हमने इसको सॉल्व किया, सो फाइनली आंसर आ गया 0.067 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर्स। यहाँ पे ए लिखना ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू राइट द आंसर इन SI यूनिट्स ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट, ये आपको दिया है, आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, लाइक करंट थ्रू द 8 ओहम रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओहम रेजिस्टर, डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग्स A1 A2 इफ एनी, एक्सप्लेन। ठीक है, अब एक चीज़ तो मैं पहले आपको बता ही दूँ, सी पार्ट तो वैसे ही हमें दिख रहा है, देर इज़ नो डिफरेंस इन A1 A2 रीडिंग्स। वाई? बिकॉज A1 एंड A2 ये जो एमीटर्स होते हैं ये हमेशा सीरीज़ में ही लगते हैं, राइट। और सीरीज़ में करंट तो सेम ही रहता है ना, सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब इसमें से जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही इसमें करंट फ्लो करेगा। मैं मानता हूँ कि देखो बैटरी से करंट निकला, इस रजिस्टर में से पास हुआ, इस एमीटर से पास हुआ, फिर डिवाइड हो गया ये दो ब्रांचेस में, लेकिन फिर दो ब्रांचेस के बाद निकलने के बाद यहाँ पे मिल भी गया, नहीं इकट्ठा उतना ही हो गया वापस से, फिर इस एमीटर से भी गया सेम ही अमाउंट, तो इसमें से भी उतनी रीडिंग आएगी जितनी इसमें रीडिंग आएगी। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस कोई नहीं होगा, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन्स द सेम। बात आती है ए पार्ट और बी पार्ट की। ध्यान से देखो, हमें निकालना है करंट थ्रू 8 ओहम। अगर उसने करंट थ्रू 4 ओहम पूछा तो बहुत आसान था कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, V इज इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगा के आप फटाफट से 4 ओहम में से बता सकते हो करंट क्या निकल रहा है, राइट। बट अब उसने पूछ लिया 8 ओहम में, जब करंट यहाँ से यहाँ जाता है तब इस ब्रांच में डिवाइड होएगा। अब वो कैसे निकालना है, ध्यान से देखें उसका प्रोसीजर। सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, बिकॉज इट्स द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट देखो, जो 4 ओहम का रजिस्टर है, अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर साथ साथ समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो 4 ओहम का रजिस्टर है ना, ये इन पैरेलल है दो, सॉरी इन सीरीज हैं दो रजिस्टर्स 8 ओहम के, जो कि आपस में पैरेलल हैं। और यहाँ पे मैंने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया। आपको पता है जब दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं तब उसका इक्विवेलेंट निकालने का एक शॉर्टकट होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मैंने वही किया है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8, बिकॉज ये 8 वाले दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में थे और मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, सेम ही आंसर आएगा। और फिर ये जो भी इसका कॉम्बिनेशन आएगा वो इन सीरीज है 4 ओहम रजिस्टर के साथ। फाइनली कैलकुलेशन करके 8 ओहम आ जाता है। देखो मैंने फटाफट कैलकुलेशंस किए है, लेकिन वहाँ पे आप प्रॉपरली लिखोगे कि भी सीरीज़ का फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है, वो प्रॉपर मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद यूजिंग ओहम्स लॉ, ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ओहम्स लॉ यूज़ कर रहे हो। V इज इक्वल्स टू IR।
यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 8 वोल्ट। हमने पूरे की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया कितनी 8, और आई टोटल हमें मिल जाएगा। बिकॉज अब देखो ओहम्स लॉ का ना यूजेज मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल्स टू आई आर आप किसी भी रजिस्टर के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप पूरे सर्किट के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे जो V है दैट इज द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी। जैसे कि इस केस में बैटरी 8 वोल्ट सप्लाई कर रही है, तो V टोटल ये हो गया। I टोटल होएगा कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। R टोटल होएगा जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो उस अकॉर्डिंगली हमें V इज इक्वल्स टू आई आर लगाना होगा, और हमें I टोटल मिल जाता है अगर हम सॉल्व करेंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट मतलब पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, और इसका मतलब 1 एम्पियर यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इसका मतलब 4 ओहम से भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही 1 एम्पियर यहाँ पे पहुँचा वो टूट गया, वो डिवाइड हो जाएगा। अब कितना इसको मिलेगा, कितना इसको मिलेगा, वो हम निकालेंगे वापस से V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला यूज़ करके। लेकिन इस बारी हम ये V इज इक्वल्स टू आई आर पर्टिकुलरली 8 ओहम ये वाले और 8 ओहम ये वाले के लिए लगाएंगे। अब जब V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला इस वाले 8 ओहम के लिए लगेगा, तो वोल्टेज जो इस 8 ओहम के अक्रॉस है वही आपको डालनी है। जो करंट इस 8 ओहम से पास हो रहा है हमें वो नहीं पता लगेगा, और जो इस 8 ओहम की रेजिस्टेंस है यानी 8 वो यूज़ होएगी उस फॉर्मूला के अंदर। समझ रहे हो। तो अब प्रॉब्लम आ जाती है कि ठीक है हमें करंट तो इसमें से निकालना है, ठीक है, हमें पता नहीं है। हमें रेजिस्टेंस पता है 8, लेकिन हमें वोल्टेज तो पता ही नहीं है ना। 8 ओहम बैटरी ने सप्लाई की है, लेकिन इस वाले 8 ओहम के पास कितनी वोल्टेज है हमें तो वो पता ही नहीं। तो अब हम थोड़ा सा डिवीजन करेंगे। यू नो दैट ये जो कॉम्बिनेशन है राइट 8 और 8 का, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 4 का, ये आपस में सीरीज़ है। सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 4 ओहम के पास कितनी वोल्टेज आएगी। तो आप वही वाला फॉर्मूला लगाइए वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला। तो V जो 4 ओहम के अक्रॉस, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस 4 ओहम इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू है 1, आर फॉर 4 ओहम इज़ 4, तो 4 वोल्ट आ जाएगी वोल्टेज जो कि इसके अक्रॉस होने वाली है। ठीक है, इसके अक्रॉस देखो बी पार्ट हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओहम, हमें पता लग गया 4 वोल्ट है। तो बची हुई सारी इस कॉम्बिनेशन को मिल जाएगी। बची हुई कितनी, यानी 8 में से 4 वोल्ट इसको मिल गई, तो इस कॉम्बिनेशन के पास कितनी बची 4 वोल्ट। और हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, यानी इस 8 ओहम के पास भी 4 वोल्ट वोल्टेज है, और इस वाले 8 ओहम वाले रजिस्टर के पास भी 4 वोल्ट वोल्टेज है। तो अब फॉर्मूला लगा दो। V 8 ओहम इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, तो आई क्या हो, आई तो हमें निकालना है, चलो तो वो ऐसे आप फॉर्मूला से निकाल दोगे। आई 8 ओहम इज इक्वल्स टू V 8 ओहम डिवाइडेड बाय R 8 ओहम। V 8 ओहम हमें अभी भी पता लगा 4, दोनों के लिए ही 4 है। R 8 ओहम इज़ 8, 8 ओहम मतलब रेजिस्टेंस 8 है, तो करंट निकल आएगा 0.5 एम्पियर, और दूसरे वाले रेजिस्टर के लिए भी 0.5 एम्पियर ही आएगा। अब ऐसे भी देख लेते यार, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब डिवाइड कैसे होएगा, ये भी सेम रेजिस्टेंस है, ये भी सेम रेजिस्टेंस, यानी करंट ऑब्वियसली इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 इसको मिल जाएगा, 1/2 इसको मिल जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूछा है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। देखो 3 सेल है 2 वोल्ट ईच के, यानी टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी हो गई 6, 3 2 ज़ा 6 वोल्ट इज़ द टोटल वोल्टेज। अब अ कॉम्बिनेशन है, 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास, 10 ओहम 20 ओहम 30 ओहम, सब पैरेलल में कनेक्ट हैं। प्लग की भी आपको दिखानी है डायग्राम के अंदर, एमीटर भी शो करना है, सब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो। ये रहा 10 ओहम 20 ओहम 30 ओहम, ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। यहाँ पे आपके पास एक एमीटर है, यहाँ पे आपके पास बैटरी है, 3 सेल्स देखो मैंने शो की हैं 1 2 3। प्लस माइनस शो करना मत भूलना, एम मीटर का जो साइड प्लस के साथ है वहाँ पे प्लस आएगा, और जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली दूसरी। और 6 वोल्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 10 ओहम लिख दिया, 20 ओहम लिख दिया, 30 ओहम लिख दिया, प्लग की दिखा दी है, क्लोज्ड है, यानी करंट अब फ्लो कर रहा है। आपको क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है कि
करंट थ्रू ईच रेजिस्टर बताना है, टोटल करंट बताना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है, तो पहले रेजिस्टेंस आप लोग निकाल लीजिए। ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है 5.45 ओहम्स। तो सी पार्ट का आंसर तो भैया हो गया हमारा। यहाँ पे गलती से ए लिख दिया, इसको काट दो, हमने पहले सी वाला सॉल्व किया टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल करंट भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ओहम्स लॉ यूज़ करके। V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी आई क्या हो गया? V बाय आर। तो V इज़ टोटल वोल्टेज 6, तीन सेल्स, दो, तीन सेल्स थे, एक सेल की दो थी, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? 6 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट जो अभी अभी आपने ऊपर निकाली है, आपको टोटल करंट मिल गया 1.1 एम्पियर्स। दिस इज द टोटल करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब आपको बताना है कि जब ये 1.1 एम्पियर यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ आके डिवाइड हो गया, यहाँ भी कुछ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ। अब इसमें से कितना जा रहा है, इसमें से कितना जा रहा है, और इसमें से वो कैसे निकालेंगे? अगेन V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। 20 ओहम, 10 ओहम, 30 ओहम, तीनों रेजिस्टर्स के लिए। लेकिन उस V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूला में स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या है, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या है, और उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हमें पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या हो गया? V बाय आर। तो अब अगर मैं 20 ओहम वाले रेजिस्टर की बात करूँ, देखो तीनों रेजिस्टर के पास वोल्टेज सेम है, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज डज नॉट गेट डिवाइडेड। यानी ये 6 वोल्ट 10 ओहम के पास भी है, यही 6 वोल्ट 20 ओहम के पास भी है, यही 6 वोल्ट 30 ओहम के पास भी है। आप सिमिलर यहाँ पे लिख दीजिए फिर 6 डिवाइडेड बाई R 20 इज 20। सबके करंट आपको ऐसे मिल जाएंगे। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये तो नहीं मैं ही आपको बताई जा रहा हूँ, आप खुद सॉल्व ही नहीं करे, खुद भी करो सॉल्व। चलो कॉपी उठाओ, फटाफट सॉल्व करो। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सेकंड केस में कह रहे हैं इन पैरेलल इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। यानी दोनों केसेस में, सीरीज में चाहे कनेक्ट करो चाहे पैरेलल में, दोनों में 6 वोल्ट सप्लाई की जा रही है बैटरी से। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन द टू केसेस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए, सीरीज में जब कनेक्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 इक्वल क्या आ जाएगा? सॉल्व करोगे 24 वोल्ट्स। आपको वोल्टेज गिवन है, सीरीज में भी 6 वोल्ट ही सप्लाई कर रही है बैटरी। ओहम्स लॉ लगाओ, वापस से आई पालो, आई आपको पता लग जाएगा 0.25 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर से। ठीक है, तो पावर भी आप इजीली निकाल लोगे, पूरे कॉम्बिनेशन की देखो निकालनी है पावर, सिर्फ एक पर्टिकुलर रजिस्टर की नहीं, पूरे कॉम्बिनेशन की निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, वी आई होता है, वी मल्टीप्लाइड बाय आई। तो वी हमें पता है 6 वोल्ट, आई अभी भी हमने निकाला कि पूरे कॉम्बिनेशन में से कितना, दिस इज आई इक्विवेलेंट, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन ही, आई टोटल में पूरे कॉम्बिनेशन से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई टोटल। तो आप 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 करोगे, आपको 1.5 वॉट, वॉट डब्ल्यू लिखना ज़रूरी है, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, WATT, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है W लेटर से। सेकेंड केस में दोनों पैरेलल में है, अगेन आर इक्विवेलेंट, तो अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया ये, आर इक्विवेलेंट निकालना, 6 आ जाएगा वैल्यू, एंड वोल्टेज भी 6 है, यानी करंट टोटल जो इस कॉम्बिनेशन में से फ्लो कर रहा है, यानी इसमें प्लस इसमें टोटल कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। अब पावर आप निकाल लीजिए, अगेन वी आई फॉर्मूला यूज़ करके। वोल्टेज हमें पता है 6 वोल्ट है, आई टोटल हमें पता है 1 एम्पियर, तो टोटल कॉम्बिनेशन की पावर आ गई 6 वॉट। हमें बताना है कि कैलकुलेट द रेशो, हमें रेशो कैलकुलेट करनी है, तो रेशो आप करिए कैलकुलेट, P1 डिवाइडेड बाई P2, दैट इज़ 1.5 डिवाइडेड बाई 6, which gives us the ratio 1/4. So the ratio is 1:4. Very easy question. Next, a VI graph for a nichrome wire is given below. What do you infer from this graph? VI graph, ठीक है, draw a label diagram to obtain such a graph. Very easy question. This is inferences हमें दो निकल के आ रही हैं। सबसे पहली स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, यहाँ कहो निक्रोम वायर, कंडक्टर की जगह लिख दो निक्रोम वायर। और सेकंड इन्फरेंस क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट। और कैसे निकालोगे? कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये वाला पॉइंट पकड़ लो, रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है? V बाय आई। तो वोल्टेज यानी 0.4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो ना, 0.4 वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाला, जहाँ की करंट है 0.1, यानी वोल्टेज अपॉन करंट, यानी 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो। तो रेजिस्टेंस क्या आ रही है? 4 ओहम। फिर चाहे आप यहाँ भी देख लो, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2,
तो वो भी 4 ओहम ही आएगी। फिर आप फटाफट से सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। आपको रेजिस्टर की वैल्यू पता लग गई, 4 ओहम यहाँ पे लिख दीजिए। आपको इस बेसिकली सर्किट डायग्राम में टीचर क्या चेक करेगी, सबसे पहले ये पॉइंट चेक करेंगे वो कि एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होना चाहिए, जो हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है। फिर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना पड़ता है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप वैसे कैलकुलेट मतलब लगा दोगे इसको। की होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, तो पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट है, क्लोज्ड एंड कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग इतने कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। हीट का फॉर्मूला हमें पता है आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको, आपके पास ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय आर। आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू डाल दीजिए 96,000, ठीक है, इन मल्टीप्लाइड बाय 96,000 बिकॉज क्यू का स्क्वायर है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होएगी, रेजिस्टेंस हमें दी नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, तो ओहम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर की जगह क्या लिख सकते हो, V बाय आई, जो कि यहाँ पे लिखा है V बाय आई। सब वैल्यूज़ आप पुट इन कीजिए, आपको पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस आई की जगह आप Q बाय टी लिखना मत भूलना। सब कुछ हमने Q और T की टर्म्स में लिख दिया है और वोल्टेज की टर्म में। आपके पास जूल्स में आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ पर्सन हैव 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओहम, देन मैक्सिमम रेजिस्टेंस। हमें पता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज़ में निकलती है, राइट। तो और सीरीज़ में फॉर्मूला इज सब रेजिस्टेंस इसको ऐड कर दीजिए, आप करेंगे ऐड तो 1 ओहम आ जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस मिनिमम होती है हमेशा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज़ 1 एम्पियर, फाइंड द करंट थ्रू द 40 वॉट बल्ब। यार ये ऐसी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है, इसलिए जब दो बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो जो पहले बल्ब से करंट फ्लो कर रहा है वही सेम करंट दूसरे बल्ब से भी फ्लो करेगा, बिकॉज सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर 1 एम्पियर ही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे पी वाई क्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं। ये इलेक्ट्रिक एक लैम्प है 20 ओहम का और एक कंडक्टर है 4 ओहम का, इनको कनेक्ट किया गया है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि सीरीज़ में ही किया हुआ है, 6 वोल्ट के साथ किया हुआ है, बैटरी लगी हुई है। आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, वेरी इजी। सीरीज़ में अब तो सभी को पता है 24 ओहम्स आ जाएगा, R1 प्लस R2, ओके। बी पार्ट में पूछा द करंट थ्रू द सर्किट, ओहम्स लॉ लगाओ। देखो ओहम्स लॉ हर प्रॉब्लम में लग रहा है, ओहम्स लॉ तो रट के जाओ, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। लेकिन यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। जब पूरे सर्किट के लिए यूज़ करना है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज पूरे सर्किट की आएगी, यानी जो बैटरी सप्लाई कर रही है, करंट भी पूरे सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है वो आएगा, और रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट यानी जितना भी कॉम्बिनेशन है उसकी टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट आएगा वहाँ पे। और जब आप V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर एक रेजिस्टर के लिए निकाल रहे हो, तो सारी वैल्यूज़ V आई आर की उस पर्टिकुलर रजिस्टर की ही आनी चाहिए। फिर आप वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया आपको, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, इसमें आई इज इक्वल टू वी बाई आर करके हम निकाल देंगे कि भी टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है। फिर सी पार्ट पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है कैसे, वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला लगा के आप सॉल्व करोगे, आपका होमवर्क है, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। एंड डी पार्ट पूछ रहा है पावर ऑफ द लैम्प, लैम्प की पर्टिकुलर अगर हमें पावर निकालनी है तो सारी क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्मूला वाली लैम्प की ही आएंगी, आप इस कंडक्टर की नहीं डालोगे। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई होता है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज जो लैंप की है, वोल्टेज जो लैंप के अक्रॉस है वही होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरे वाले कंडक्टर की भी ऐड करके नहीं लिखोगे वोल्टेज, सिर्फ लैंप की, क्योंकि पावर लैंप का निकल रहा है। यहाँ पे करंट लैंप में से कितना फ्लो हो रहा है वो लिखोगे। अब तो चलो इस केस में दोनों ही सीरीज में है तो दोनों में से सेम ही करंट पास हो रहा है, वो तो लक है आपका, अच्छी बात है। जो भी है हमें वही क्वांटिटीज रखनी है जिसकी चीज़ हम निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। तो वॉट में आंसर आएगा। बी पार्ट देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अब मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आप देख सकते हो V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, खुद प्रैक्टिस कर लेना।
यहाँ पे आ जाइए सारे। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuit when a 6 volt battery is in series with 1 and 2 and when a 4 volt battery is in parallel with 12 and 2 ohm। ध्यान से देखो, आपको पावर निकालनी है 2 ओहम वाले रजिस्टर की। तो पावर के फॉर्मूला होता है वी आई, वो तो हम सभी को पता है। तो पावर क्योंकि 2 ओहम रजिस्टर के लिए निकालनी है, इसीलिए पहले केस में वोल्टेज भी 2 ओम की होनी चाहिए, करंट भी 2 ओम का होना चाहिए, तभी आप वी आई फॉर्मूला लगा सकोगे। और दूसरे केस में भी करंट भी जो 2 ओहम में से फ्लो कर रहा है और वोल्टेज दो जो कि 2 ओहम के अक्रॉस है, वही होनी चाहिए वी आई फॉर्मूला में, तभी आप निकाल पाओगे करेक्ट आंसर। एक बार ये खुद देखो, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन, क्या इसमें बहुत ईजी है। आई को वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करके आर इक्विवेलेंट 3 है, आई टोटल आ जाएगा 2 एम्पियर। तो और क्योंकि दोनों सीरीज़ में तो 2 ओहम के थ्रू भी 2 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। अगेन आप वी आई फॉर्मूला यहाँ तो यूज़ कर सकते हो, यहाँ एक और फॉर्मूला होता है पावर का, आई स्क्वायर आर। इस केस में क्योंकि हमें वोल्टेज नहीं ना पता, हम आई स्क्वायर आर यूज़ कर लेते हैं। आई की वैल्यू हमें पता है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 है, इसलिए 8 वॉट आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने टोटल करंट निकाल लिया, इतना है, ठीक है जी। अब हम निकालेंगे कि भी I2 यानी दूसरे वाले यानी 2 ओहम वाले बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका। अब उसके लिए पर्टिकुलरली V इज इक्वल्स टू आई आर यानी ओहम्स लॉ लगेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर रेजिस्टर की बात हो रही है। मैंने बताया ना V इज इक्वल्स टू आई आर आपको किसके लिए यूज़ कर रहे हो वो बहुत ध्यान में रखना है। तो V2 की वैल्यू आप लिख दोगे 4, V2 की वैल्यू लिख दोगे 4, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 4 वोल्ट बैटरी है वो दोनों के रेजिस्टर के पास रहेंगी सेम ही। R2 की वैल्यू हमें पता है 2, क्योंकि 2 ओहम के रेजिस्टर की पावर हमें चाहिए, सॉरी करंट चाहिए उसके थ्रू। तो आप करंट निकल आएगा 2 एम्पियर। अब आप पावर का फॉर्मूला लगाओगे वी आई, जिसमें V जो कि वोल्टेज है वो 2 ओहम के अक्रॉस हमें पता है 4 है, बिकॉज चेंज नहीं होती पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और आई 2 एम्पियर रखोगे तो 8 वॉट आ जाएगा। जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने का मतलब हमेशा होता है रेशो निकालनी है आपको। अगर पूछा जाए ना कि कंपेयर करो, कंपेयर का मतलब रेशो निकालनी है आपने और बताना है कि भी क्या फ़र्क है। इसका मतलब आप लिखोगे पावर इन बोथ द केसेस आर इक्वल एंड रेशो इज़ 1:1, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट 220 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ द बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वॉट 220 वोल्ट, विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, जस्टिफाई। तो पहले केस में आपको इस वाले बल्ब का सब कुछ कैलकुलेट करना है, सेकंड वाले केस में इसका, और फिर बताना है कोई चेंजेस आपने देखे, कितना देखा वो भी बताना है आपको। तो यार ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार खुद देखना, मैं आपको सोल्यूशन देखो प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बारी थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पहले केस में आपको पावर पता है, वोल्टेज पता है, आप करंट निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, तो आप निकाल लेना। रेजिस्टेंस आप ओहम्स लॉ से हमेशा कैलकुलेट करोगे V बाय आई, तो वो भी आपको मिल जाएगी। सिमिलरली दूसरे के लिए भी हमने पावर इज इक्वल्स टू वी आई वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और ओहम्स लॉ यूज़ करना है। V इज इक्वल्स टू आई आर, हमें रेजिस्टेंस पता लग जाएगी इससे, और करंट इस वाले फॉर्म पावर के फॉर्मूला से पता लग जाएगा। फिर आप देखोगे येस चेंज तो हुआ है। देखो क्या चेंज हुआ है, सबसे पहले करंट में कितना चेंज हुआ है, ये यहाँ पे करंट डिक्रीज़ हुआ है। कितना डिक्रीज़ हुआ है, 0.07 एम्पियर से, आप माइनस करके देख लेना। ये जो यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 0.11 है, आप इन दोनों को माइनस करके देख लेना कितना कम हुआ है। और रेजिस्टेंस में भी चेंज हुआ है, इंक्रीज़ ही हुई है, तो वो भी आप कितनी इंक्रीज़ हुई है वो भी बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, two electric bulbs this are connected in parallel to this and find the current drawn by the bulb from the mains। again very easy question, आपको पहले बल्ब की पावर पता है वी आई, तो वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, करंट पता लग जाएगा पहले बल्ब में से कितना फ्लो हो रहा है, I1, लेट इट बी I1। और फिर आप बल्ब 2 के लिए भी निकालोगे, I2 आपको पता लग जाएगा बल्ब 2 में से कितना फ्लो हो रहा है। दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। हमें पूछा है, ध्यान से पढ़ो, करंट फ्रॉम द मेन्स मतलब बैटरी कितना सप्लाई कर रही है। बैटरी तो टोटल करेगी ना, यानी आई सप्लाई करेगी। हाँ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो गया, वो हमारी गलती नहीं, हमें तो टोटल बताना है, यानी I1 प्लस I2 करोगे तो 0.72 एम्पियर्स आ जाएगा। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है। अब
ये वाला क्वेश्चन है, ज़रा खुद सॉल्व करो, बहुत ईजी है। आपको बताना है टोटल करंट, V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला ओहम्स लॉ लगेगा इसमें भी, और लेकिन इसमें आर इक्विवेलेंट यानी टोटल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस निकालना। अब आप प्रैक्टिस करो। ये लो, मैं आपको सोल्यूशन भी दे देता हूँ, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको खुद सॉल्व करना है ये। अब यहाँ पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे तो हमने सैम्पल पेपर में भी देखे हैं। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस। समझने की कोशिश करना। दो वायर्स हैं ए एंड बी, लेंथ दोनों की सेम है, लेट मी कीप इट एल एल, रेजिस्टेंस भी सेम है, इनको आर आर मैंने लिख दिया। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज़ मोर देन दैट ऑफ बी देन विच इज़ थिकर एंड वाई। जिसको देखो, जिसका एरिया या कहो डायमीटर या एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा थिक होगा, राइट। और हमें गिवन है रेजिस्टिविटी को ऐसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेजिस्टिविटी ए की ज़्यादा है रेजिस्टिविटी बी से। चलो कोई ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सिमिलरली इस वायर के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा, है ना। यहाँ पे आर कांस्टेंट है, हमें बताया दोनों के लिए सेम ही है, लेटर से कुछ होगा 5 ओहम वगैरह कुछ भी सेम है दोनों वायर के लिए। एल भी, दोनों की लेंथ भी सेम है, तो एल एल लिखा है यहाँ पे। ये रेजिस्टिविटी अलग है, एरिया अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है इसकी भी, एरिया अलग है, ठीक है। आप यहाँ पे लेंथ को नीचे ले जाओ, आर बाय एल। अगर ये दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब ये कुछ क्वांटिटी आएगी ना, कोई कांस्टेंट आएगा ये। लेटर से आर दोनों के लिए 5 ओहम था, लेटर से लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, तो जो भी है 5 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ अ कांस्टेंट। और जब ये एरिया कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होएगा, इसका मतलब हमें दोनों में रिलेशन पता लग गया। आपको पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ जाता है। आपको ये तो पता है ना कि जब दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और जब हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लिखना होता है, तब हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो हमें अब इसका उल्टा प्रोसीजर करना है। सम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स सम अदर क्वांटिटी, और जब ये दोनों चीज़ें हटेंगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। यानी जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा और वायर उतनी थिक होती जाएगी। अब हमें बताया गया है कि ए वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है बी से, इसका मतलब ऑटोमेटिकली एरिया भी ए का ज़्यादा होगा बी से, यानी कह सकते हो आप कि ए इज़ थिकर देन बी। तो ऐसे आप निकालते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके। अब सेम क्वेश्चन इसमें भी ऐसा ही आप यूज़ करोगे। दो वायर का आपको वी आई ग्राफ गिवन है, और वी आई ग्राफ से हमें क्या पता लगता है, रेजिस्टेंस पता लगता है। तो जो जितना ज़्यादा स्टीप होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, बिकॉज जो जितना ज़्यादा स्टीप होता है मतलब उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी, बिकॉज स्लोप ऑफ ए इज़ मोर देन स्लोप ऑफ बी। देखो ढलान किसकी ज़्यादा है, ए ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है ना, तो इसकी स्लोप ज़्यादा है, या कहो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस। अगेन लेंथ इस बारी दोनों की सेम है, एरिया इस बारी दोनों का सेम है, आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन निकालना है। अगेन आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपको वो पता है एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इनका डिवीजन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब आर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ ए। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ बी। अब हमें ये पता चल गया कि स्लोप ए की ज़्यादा है बी से, या कहो रेजिस्टेंस ए की ज़्यादा है रेजिस्टेंस बी से, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी ए की ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी बी की से, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो अभी पार्ट 1 हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। होप सो बहुत इंपॉर्टेंट और समझ में आया होगा आपको कैसे सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। ये सारे पी वाई क्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि 2020, 21, 2019, 2018 जितने भी मुझे मिले। एंड पार्ट 2 में अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे तो, ऐसे नहीं तो वो बता दूंगा, एंड जो कि आ सकते हैं आपके पेपर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 2।